नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी कंटेंट शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं थाईलैंड जॉब रैकेट की खबर से। आईटी सेक्टर में जॉब की चाहत में थाईलैंड गए सैकड़ों युवक म्यांमार में फंसे हुए हैं। कुछ फिरौती देकर वापस लौट रहे हैं तो कुछ को भारत सरकार वापस ला रही है। मुंबई से ऐसे ही युवक जो वहां पर गए और फंसे हुए हैं उनको लेकर एफआईआर दर्ज हुई और मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 स्थानीय के साथ साथ एक विदेशी एजेंट को गिरफ्तार किया है। एनडीटीवी ने बात की है मुंबई से सटे ठाणे के ऐसे ही एक युवक से जिनका भाई वहां पर फंसा हुआ है और वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वापस लाने में सरकार उनकी मदद करे। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अच्छी नौकरी के लालच में थाईलैंड जॉब रैकेट में भारतीय युवकों के फंसने का सिलसिला जारी है। मुंबई से सटे ठाणे से डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने थाईलैंड गए आशीष दुबे ने जब साइबर फ्रॉड करने से इनकार कर दिया तो कंपनी उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के नाम पर पैसे की मांग कर रही है, जबकि आशीष के भाई अविनाश का कहना है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। अगर आपको जाना है तो आपको $3000 भरना पड़ेंगे। क्या एग्रीमेंट में इस तरह की बातें थी? नहीं, जॉब छोड़ेंगे तो पैसे भरने पड़ेंगे। ये बात तो इंटरव्यू में भी नहीं बताया गया था मेरे भाई को कि $3000 भरना है, और ना ही वहाँ का कहीं ऑफिशियल लेटर में लिखा हुआ है, ऑफर लेटर में भी नहीं लिखा हुआ है इस बात। तो मेरा भाई इसके लिए बहुत चिंतित हो गया। उसने मेरे से सारी बातें शेयर की। मैंने एचआर से भी इस बारे में बात किया तो एचआर ने भी सेम बात बोली कि $3000 भरना पड़ेगा प्लस 50,000 कुछ ऊपर का थाई बच उनका चार्जेस है, टिकट वगैरह का ये सब खर्चा बताया। मिला के भारतीय रुपए में 5 लाख के करीब जा रहा है। 4.5-5 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली। इन युवकों को थाईलैंड से नदी पार कर म्यांमार ले जाया जाता है और वहां उन्हें संगीनों के साए में रख साइबर फ्रॉड के लिए मजबूर किया जाता है। मना करने वालों को प्रताड़ित किया जाता है और फिर वापस भेजने के लिए 4 से 5 लाख रुपए फिरौती के तौर पर मांगे जाते हैं। वहां फंसे भारतीय युवक अपने परिवार वालों को वीडियो भेज छुड़ाने की गुहार भी लगाते रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट और शारीरिक हरासमेंट का शिकार हैं। कृपया हमारी मदद करें। अब लास्ट सहारा आप ही है, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय। आपसे विनती है कि हमें यहाँ से निकालने का कोई ना कोई प्रबंध करें। मुंबई सहित पूरे देश के कई पुलिस थानों में इस तरह के मामले दर्ज हैं। पुलिस अपने स्तर पर लोकल एजेंटों को गिरफ्तार करती है, लेकिन मामला अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए विदेश मंत्रालय को इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। म्यांमार से सकुशल वापस आए ज्यादातर पीड़ित परिवारों का आरोप है कि सरकार से मदद न मिल पाने के कारण फिरौती के पैसे खुद भरकर वो किसी तरह अपनों को सकुशल वापस भारत लाने में सफल हो पाए हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे भारतीय युवक हैं जो गरीब हैं, जो पैसे नहीं भर सकते हैं, लिहाजा वो वहां पर ज्यादतियां सहने के लिए मजबूर है। मुंबई से कैमरन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में सोशल मीडिया के लिए वीडियो रील बनाने को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। श्रद्धालुओं ने जहां आपत्ति जताई है वहीं कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। इसी मंदिर परिसर और गर्भगृह में इन दिनों कुछ वीडियो बनाए गए। सोशल मीडिया पर डले इन वीडियो रील पर रार मची है। कहीं बाबा महाकाल को जल अर्पित करने के दौरान लाखों मिले लेकिन कोई तुमसा न मिला, तो कहीं परिसर में युवती नगाड़े संग ढोल बाजे गाने पर नाचती दिख रही हैं। एक जगह मलंग मलंग गाने के साथ वो मंदिर की ओर मुंह कर हाथों को उठा रही हैं। तुरंत उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए जिससे मंदिर में अश्लीलता और इस तरीके की वीडियो बार बार वायरल ना हो। साथ ही मंदिर प्रबंध समिति को सजग रहना चाहिए कि मंदिर के परिसर के अंदर ऐसी घटना हो जाती है और मंदिर समिति को संज्ञान में नहीं होती है, इसलिए मंदिर समिति का भी दायित्व है। मेरा पहले तो उन बच्चियों से विनम्र प्रार्थना है, वीडियो बनाने के और भी स्थान हो सकते हैं, कुछ पवित्र स्थानों को छोड़ें। मैंने कलेक्टर एसपी को बोला है। महाकाल मंदिर का जो प्रशासन है उसकी ओर से अभी रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो वीडियो देखने में आ रहा है वो 6 माह से ज्यादा पुराना प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस को जांच का बोला है। इस मामले में जो एक महिला हैं जिनके इंस्टाग्राम हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है, शालिनी वर्मा, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई हैं और उन तक संपर्क हो गया। हालांकि उनका कहना है कि ये लगभग 1 साल पुरानी बात है। उन्होंने गर्भगृह में पूजा जरूर की थी, लेकिन ना तो उन्होंने कोई रील बनाया और न ही उस पर कोई गाना डाला है। मैंने इस प्रकार का कोई भी फिल्मी गीत उस जल चढ़ाती हुई वीडियो पर नहीं लगाया है। यह जिस भी अकाउंट से वायरल हुआ है वह एक शिवांगी नाम का अकाउंट है। उसने उस वीडियो पर फिल्मी गीत लगाकर उसको वायरल किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार उस वीडियो की पूरी जांच पड़ताल कर ले कि उस पर किस प्रकार का गीत लगाया गया है, उसके बाद ही इस प्रकार की वीडियो को वायरल करें।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की लागत से उज्जैन महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया। वहां कई कर्मचारी, पुलिसकर्मी मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में मामला आस्था के अलावा सुरक्षा से भी जुड़ा है। उज्जैन से अजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। शशि थरूर को भारी मतों से उन्होंने हरा दिया और इस तरह से 24 सालों के बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष कांग्रेस को मिला है। और अब खड़गे के सामने कांग्रेस को एकजुट करके आगे बढ़ने की चुनौती होगी। दिल्ली का कांग्रेस मुख्यालय ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अपने पहले संबोधन में उन्होंने कांग्रेस की चुनौतियों का भी जिक्र किया और गांधी नेहरू परिवार का आभार भी जताया। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे। मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं। सोनिया जी ने पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,500 से अधिक वोटों से हराया। The total votes polled are 9,385. Shri Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Dr. Shashi Tharoor 1,072 vote. 416 invalid vote. I, Madhusudan Mistry, hereby declare Shri Mallikarjun Kharge elected as the President of Indian National Congress. 10 जनपद से निकलकर सोनिया गांधी 10 राजाजी मार्ग पहुंची और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। शशि थरूर ने भी अपनी हार स्वीकारते हुए खड़गे को पूरे सहयोग का भरोसा दिया। मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान ले कि कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने शुरुआत से ही कहा था, ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं। मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने, क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी जरूरी है। तो इसी स्पिरिट में और इसी उद्देश्य से मैं लड़ा और जो भी इस लड़ाई में भाग लिए उनको मेरी बधाई और मेरी ऑल माई ग्रेटिट्यूड पे बताना चाहता हूं। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या खड़गे गांधी परिवार की छत्रछाया से दूर रहकर पार्टी से जुड़े फैसले लेंगे या फिर उनके फैसले पर राहुल गांधी की छाप दिखेगी। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से तस्वीर साफ करने की कोशिश की। I am very clear as far as my role is concerned. The president will decide what my role is and how I am to be deployed. राजनीति महज जनता के बीच और जमीन पर ही नहीं होती। पार्टी के भीतर भी अंदरूनी राजनीति को खारिज नहीं किया जा सकता, जो उस चुनाव में दिखा भी। बहरहाल नेता का तो चयन हो गया, पर एक विचारधारा वाली पार्टी में विचार अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है। अलग अलग सोच के चलते ही पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव से पहले बहुत मंथन हुआ। 2019 चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने पद छोड़ दिया। गांधी परिवार से किसी के अध्यक्ष नहीं बनने का फैसला कर लिया। 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुनने की मांग कर दी। राहुल गांधी भी चुनाव कराने की जिद पर अड़े रहे। पहले गहलोत का नाम चला, लेकिन आखिरकार मुकाबला थरूर और खड़गे के बीच हुआ। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। ये नाम पट अब बदल जाएगा। 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे के बाहर किसी गैर गांधी का नाम होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कमरे के ताले की चाबी तो मिल गई है
अब उनको इंतजार कांग्रेस की किस्मत के ताले की चाबी की होगी, जिसके जरिए पार्टी चुनावी कामयाबी हासिल कर सके। सहयोगी राजीव रंजन और मुरसलीन के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 40 दिनों के पैरोल पर बाहर आए रेप के दोषी राम रहीम ने ऑनलाइन प्रवचन भी शुरू कर दिया है, जिसे बीजेपी के कई नेता सुनते हुए नजर आए। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं, पंचायत चुनाव भी होना है। ऐसे में चुनावों से पहले पैरोल का लिंक क्या है, आलोक पांडे की रिपोर्ट में देखिए। पहले भी आप करनाल फरलों पर रिहाई के कुछ दिनों बाद डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम का ऑनलाइन प्रवचन सुनते हरियाणा के कई बड़े बीजेपी नेता नजर आए। कम से कम तू तो सही सोच। राज्य में एक अहम विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनावों से पहले मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने फरलों को हरी झंडी दी। रामनगर में हमारा निवास स्थान है, वहाँ बहुत संगत जुड़ी हुई है आपसे। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे। हरियाणा में राम रहीम को मानने वालों की तादाद अच्छी खासी है। पड़ोसी राज्य पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनके समर्थक अच्छे खासे हैं। ये पहली बार नहीं है कि उनको इस साल जेल से छोड़ा गया है। रेप के दोषी बाबा जेल से बाहर फरवरी 2022 में 3 हफ्तों के लिए उन्हें पंजाब चुनाव से पहले फरलों पर छोड़ा गया था। जून में फिर वो 1 महीने की पैरोल पे रहे और फिर अक्टूबर में अब वो 40 दिनों की पैरोल पर हैं। डेरा सच्चा सौदा के जो करनाल के एडमिनिस्ट्रेशन हैं, इनके द्वारा मेयर को, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर को कल जो पैरोल के आने के बाद जो बाबा जी ने अपना जो सत्संग किया था, ऑनलाइन सत्संग, तो वो कर वहाँ से ऐसे बन्नावड़ यूपी डेरे से, और करनाल में यहाँ कमोपुरा जो हमारा नाम चर्चा का है उसमें हुआ था। ये नहीं, ऐसा मुझे मालूम नहीं है। ये जो सारी कार्रवाई की जाती है पैरोल देने की, ये जेल विभाग द्वारा की जाती है और उन्हीं के पास डिटेल्ड जानकारी होती है कि किस आधार पर दी गई है और क्यों दी गई है। आई डू नॉट नो, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। 2017 में दोषी साबित होने के बाद से गुरमीत राम रहीम हरियाणा की रोहतक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये मामला डेरे के मुख्यालय सिरसा के आश्रम में 2 महिलाओं के साथ रेप का था। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को 4 और लोगों के साथ 2002 में डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के मामले में पिछले साल ही दोषी पाया गया है। 2019 में राम रहीम और 3 अन्य लोगों को 2002 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में दोषी पाया गया। लेकिन खट्टर सरकार के लिए राजनीति ज्यादा अहम है। आने वाले पंचायत चुनाव हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में सरकार की लोकप्रियता का पैमाना होंगे। आदमपुर उपचुनाव काफी अहम है, जहां से बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे उपचुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। त्योहारों के दौरान ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट्स ने कोरोना का खतरा बढ़ा दिया है। देश के 3 राज्यों में ये नए वेरिएंट्स पाए गए हैं, जिन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के मामले बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर दिया है कि प्रिकॉशन डोज को मिशन मोड में बढ़ाया जाए। खतरा टला नहीं है। कोरोना वायरस का नया रूप फिर देश में दाखिल हो चुका है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट, इनकी तादाद 5 से 6 है। इनमें BA.7, BQ.1, XBB, BA.2.75 शामिल हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नए सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दुनिया के कुछ देशों और चीन में इन वेरिएंट्स की वजह से मामले अचानक बढ़े हैं। नए सब वेरिएंट्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय चौकस है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इंसाकॉग, एंटागी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि अब तक इन नए वेरिएंट्स से किसी को कोई गंभीर बीमारी की खबर नहीं है, लेकिन शुरुआत में कई बार वायरस का व्यवहार पता नहीं चलता। लिहाजा नजर इस बात पर है कि कहीं अस्पताल में दाखिले तो नहीं बढ़ रहे, आईसीयू केयर की जरूरत तो नहीं पड़ रही और मौत के आंकड़ों में कोई इजाफा तो नहीं। यह खबर डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको खबरदार करने के लिए है। अगर टीके की तीसरी डोज आपने नहीं ली तो देरी ठीक नहीं, क्योंकि वायरस का आकार, प्रकार और व्यवहार कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम पर एक बार फिर से बड़े सवाल उठाए हैं। आधा समय जजों का दिमाग और समय
अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्यों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार के तेवर फिर बदल गए हैं। पिछले कुछ सालों से चुप बैठे केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर जमकर हमला बोला। आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं, एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाईकोर्ट के सीनियर जजेस है, कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं। बात यहीं तक नहीं है, खुद सीजेआई यूयू ललित की मौजूदगी में एक वरिष्ठ वकील ने भी जजों की नियुक्ति के लिए चल रही अटकलों का जिक्र कर दिया। फुसफुसाहट है कि कोलोजियम सिर्फ केंद्र को स्वीकार्य नामों की ही नियुक्ति देगा। जजों की नियुक्ति को लेकर ये लड़ाई कोई नई नहीं है। 2014 में मोदी सरकार इसके लिए एनजेसी कानून लेकर आई थी, लेकिन एक साल बाद ही संविधान पीठ ने इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। तब अदालत ने केंद्र को एक एमओपी लाने को कहा, लेकिन तभी से ये मामला अटका पड़ा है। केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच ये टकराव कोई नया नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। यहां तक कि कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद कई नियुक्तियां और जजों के ट्रांसफर के केस केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर करने की सिफारिश मान ली, लेकिन उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश नहीं मानी। जस्टिस मुरलीधर ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान देर रात सुनवाई करके कई अहम आदेश दिए थे। दरअसल जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में मतभेद के बाद केंद्र सरकार का ये तेवर सामने आया है। 8 नवंबर को रिटायर हो रहे सीजेआई यूयू ललित ने 4 नामों को लेकर शेष 4 जजों को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन 2 जजों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर ब्रेक लग गया। 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन केंद्र का ये रुख उनके लिए भी परेशानी भरा हो सकता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।